हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसको आप रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप जीआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक फॉर द न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, पूरे के पूरे स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया ये सेशन ये बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उठाया हुआ ही क्वेश्चन है और जो मोस्ट रिपीटेड ट्रेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल आपका एग्जैक्टली मैच करेगा जो आपका पीजीटी का एग्जाम होता है। बहुत हाई लेवल तो होगा नहीं नेट गेट का, जितना आपका पीजीटी लेवल में पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चंस आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो एडवांस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सारी चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यूरेनियम का आइसोटोप डीके हो रहा है और नंबर ऑफ स्टेप्स में एक आइसोटोप लेड इसके कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस में कितने पार्टिकल्स अल्फा और बीटा के यहाँ पे रिलीज हो रहे होंगे। तो इस रिएक्शन को करने के लिए पहले तो 235 यूरेनियम और ये 92 इसका एटॉमिक नंबर, ये डिकम्पोज हो रहा है टू लेड। लेड का 82 और 207, और कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल मिलेंगे। लेट अस सपोज अल्फा पार्टिकल्स x मिल रहे हैं और इसी तरीके से जो बीटा पार्टिकल हैं वो y मिल रहे हैं। x और y का अमाउंट आपको यहाँ निकालना होगा। तो जो अल्फा पार्टिकल है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होना चाहिए। सिमिलरली बीटा पार्टिकल का भी एटॉमिक नंबर मास नंबर पता होना चाहिए। ये सारे जितने भी बीटा डीके हो गया, तो इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं ये पता होने चाहिए। जैसे बीटा पार्टिकल -1 0 और गामा 0 0 होता है, अल्फा हीलियम वाला होता है 2 4, इस तरीके से न्यूट्रॉन 0 1, इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे अगर इसमें देखें, आगे अब इसमें अल्फा और बीटा, इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहता है किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन में। तो अब जब आप बीटा पार्टिकल का मास चेंज देखते हो तो 0 रहेगा। तो जब हम मास के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप अल्फा के लिए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए, जब हम मास नंबर से प्रोसीड करेंगे, मास नंबर यहाँ 235, तो दूसरे साइड पूरा सम बराबर 235 के ही होगा। तो 207 प्लस 4 इंटू में x, और बीटा के लिए ये 0 है चेंज, तो 0 इंटू में y, तो ये टर्म तो 0 हो गया। और 4x बराबर 235 और यहाँ माइनस इसमें 207 करोगे तो ये 8 वैल्यू आएगी और ये 28। x की वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 7। ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है दे आर 7 अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आप जाओगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा जो कि सी ऑप्शन है। बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं बीटा पार्टिकल्स भी, जिसको आप एटॉमिक नंबर को जब सब्स्टिट्यूट करोगे उससे आपके बीटा पार्टिकल्स की नंबर निकल के आ जाएगा यहाँ 92 इक्वल टू 82। अब x की वैल्यू आ चुकी है जो कि 7 है, x की वैल्यू आ चुकी है 7, तो 7 इंटू में 2 प्लस 7 इंटू में 2 प्लस बीटा पार्टिकल के लिए हमने y लिया था और माइनस का 1, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 92 इक्वल टू 82 प्लस का 14 माइनस का y, तो y को ले जाओ दूसरे साइड और यहाँ 82 प्लस का 14 ये बराबर हो जाएगा ये 6, 96 माइनस का 92 ये इक्वल टू 4। यानी कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो y की वैल्यू 4 आ चुकी है और जो कि इस ऑप्शन से क्लियरली मैच कर रही है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन में है कि जब एक्सेस ऑफ न्यूक्लियस में एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, तो फिर जो डीके होगा रेडियो एक्टिविटी का वो कौन सा एमिशन होगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्या निकलेगा। तो जब कभी भी यहाँ पे हम यहाँ पे निकालते हैं n/p रेशियो, n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड p इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। n इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, n is the number of neutrons and p is the number of
प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स का नंबर होता है। तो इसमें पर्टिकुलरली कह रहा है कि न्यूट्रॉन एक्सिस है, दैट मींस n/p वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये रेशियो में n की वैल्यू हाई होगी तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो कौन सा एमिशन होगा? जब n/p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है उस केस में न्यूट्रॉन होता है 0 1, न्यूट्रॉन होता है 0 1। और ये आप देख सकते हो न्यूट्रॉन में ये एक्स्ट्रा, ये प्रोटॉन इसमें 0 होते हैं और मास नंबर से जब एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट करते हो तो इसमें एटॉमिक नंबर 1 आता है। इसमें जब हम न्यूट्रॉन का केस देखें तो न्यूट्रॉन में जो 0 वैल्यू है वो प्रोटॉन्स की है, तो प्रोटॉन्स 0 होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि एटॉमिक मास डिवाइड माइनस का एटॉमिक नंबर जो वैल्यू 1 आती है, क्लियरली देख सकते हो ये वैल्यू जो है न्यूट्रॉन की हायर है, इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू हायर है तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगले केस में प्रोटॉन के केस में 1 1 ये वैल्यू इक्वल होती है, जबकि प्रोटॉन यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर इसमें मास माइनस का आप एटॉमिक नंबर करोगे वैल्यू 0 होगी। ये वाला केस तब आएगा जब n/p की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सिमिलरली पॉजिट्रॉन के केस में भी आपका उल्टा ही देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल का एमिशन -1 0 और ये वैल्यू तो उल्टी ही चली जाएगी, तो आंसर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम और लेड का नंबर इक्वल है। तो जो डिकम्पोजिशन यहाँ हो रहा होगा T½ गिवन यूरेनियम की, T½ यूरेनियम की गिवन है और इसमें एज ऑफ रॉक वुड विल बी। तो यहाँ क्लियरली देखिए जो इसमें वैल्यू होती है T½ आपको गिवन है, मतलब जब आधा अमाउंट होगा तो वो वैल्यू 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स में ये रिएक्शन होगी। और एज निकालनी है रॉक की कितनी होगी, इस टाइम को अगर निकालने जाओगे तो जब यहाँ डिकम्पोजिशन के बाद यूरेनियम टू लेड, यूरेनियम से जब लेड में डिकम्पोजिशन हुआ तो इसको टाइम को आधा, ये दोनों का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, यानी कि अगर मान लीजिए इसका अमाउंट कुछ A0 रहा होगा तो ये इनिशियली और आफ्टर टाइम टी ये आधा हो गया और टाइम T½ लिया तो आधा हुआ और उसमें ये जो लेड हमारे पास फॉर्म हुआ होगा ये भी आधा ही बन गया होगा बिकॉज A0 यहाँ पे आधा यहाँ डिकम्पोज हुआ। ऐसे भी लिख सकते हो कि A0 माइनस का A0 अपॉन में 2 और यहाँ पे A0 अपॉन 2 फॉर्म हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू A0 अपॉन में 2। तो यहाँ और ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है और ये T½ की ही कंडीशन होती है और वही पूछ लिया है कि एज ऑफ द रॉक का क्या होगी जब ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। तो कॉमन सेंस से अगर यहाँ पे लगाने जाओ तो थोड़े बहुत आपको कंसेप्ट पता है, तो ये दोनों का कंसंट्रेशन तब इक्वल होगा जब ये हाफ लाइफ की बात करी जा रही, ये आधा डिकम्पोज होगा तो ये आधा कंसंट्रेशन उसकी हाफ लाइफ है, तो कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट ये वैल्यू आपको गिवन थी, डायरेक्ट ये वैल्यू आपको गिवन ही थी। बाकी अगर आप दिमाग लगा के ये सॉल्व करने जाते तो ये वैल्यू कितनी होती है, ये टाइम निकालते हो 2.303 अपॉन में k की वैल्यू और k बराबर होता है 0.693 इन डिवाइडेड बाय T½ जो गिवन है वो वैल्यू रखते और लॉग यूरेनियम और लेड के डिसइंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस अमाउंट जो लेड का होता है और डिवाइडेड बाय यूरेनियम, ये दोनों का रेशियो लेते। इस रेशियो में ये दोनों का अमाउंट इक्वल है, ये दोनों का अमाउंट इक्वल है तो ये रेशियो सॉल्व होकर के 1 आ जाता और ये पूरी की पूरी वैल्यू जब आप सॉल्व करते 2.303.693 और इनटू में T½ की वैल्यू जो गिवन थी इंटू 10⁻⁻9 ईयर्स और ये वैल्यू log 1 प्लस का 1 यानी कि log 2 और ये log 2 ये जो टर्म आप सोचोगे इससे तो मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये जो log 2 वैल्यू है ये पूरे के पूरे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वैल्यू जो सॉल्व होकर आती है आपकी ये आती है अप्रोक्सीमेटली 4.5 इंटू में 10⁻9 ईयर्स ही, तो log 2 और जो हमने लिखा हुआ है ये इनवर्स रेशियो होता है तो वही सेम वैल्यू आती, तो सॉल्व करने की नीड है ही नहीं। ऐसे प्रोसेस से मत प्रोसीड करना, इसमें टाइम लगेगा और टाइम नहीं होता पीजीटी एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा आपको देने के लिए, सिर्फ एक क्वेश्चन में आप हार्डली 1 मिनट दे पाओगे, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डायरेक्टली आपको वैल्यू गिवन है। अगले क्वेश्चन में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन में चार्ज देखिए, प्रोटॉन होता है
ये 1 और ये 1, ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन है जिसमें चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है चार्ज, जिसकी वैल्यू यहाँ एक प्रोटॉन है, दैट मीन्स एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो जाएगा यहाँ E। इसके बाद जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल 2 4, अल्फा पार्टिकल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स आते हैं मास नंबर को सब्सट्रैक्ट करके। तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि चार्ज इसका हो जाएगा कितना, 2 प्रोटॉन्स हैं, दैट मीन्स 2e चार्ज हो जाएगा। तो कितने टाइम्स है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, 2 टाइम्स है चार्ज ऑन प्रोटॉन के, तो इट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्राइटियम गिव्स, ट्राइटियम जो कि आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, और वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, तभी इसके डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही। बाकी के जो 2 आइसोटोप होते हैं, पहला जो कि पॉजिट्रॉन कहलाता है, और उसके बाद ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, तीसरा ट्राइटियम होता है, और ट्राइटियम के केस में ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका मास नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1। ये डिसइंटीग्रेट करता है और ये बीटा एमिशन दिखाएगा, ये बीटा एमिशन दिखाएगा, और इसका मास नंबर चेंज नहीं होता बीटा एमिशन में, एटॉमिक नंबर आपका 1 से इंक्रीज हो जाएगा, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि -1 होगी वैल्यू यहाँ, तो पूरा सम यहाँ पे 1 निकल के आना चाहिए, तभी आपका ये इक्वेशन बैलेंस आएगी। तो ओवरऑल ये मिल गए आपको यहाँ बीटा पार्टिकल का एमिशन, इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है इसमें ट्राइटियम का डिसइंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, थायराइड कंप्लेंट्स आर डायग्नोज्ड बाय द यूज ऑफ, कभी भी मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड थायराइड का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, थायराइड के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्योर करने के लिए, दैट इज आयोडीन। आयोडीन सिर्फ यूज किया जाता है फॉर द थायराइड, और कहीं पे थायराइड दिख जाए आंख बंद करके आप आयोडीन में टिक कर देना। कोबाल्ट का कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है, और आयरन तो बॉडी में डिफिशियंसीज के लिए यूज किया जाता है। और जैसे सोडियम हो गया, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन सभी का अलग फंक्शन है, और थायराइड कभी भी मिल जाएगा, आप उसको आंख बंद करके, इसके लिए आप थायराइड के लिए क्लिक करना। और अगर कभी कोबाल्ट है, ये कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, गामा रेज क्या होती है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि गामा रेज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, ये होती है 0 मास नंबर, 0 एटॉमिक नंबर, ये है गामा रेज। गामा रेज में आप देख सकते हो ना ही प्रोटॉन्स हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाई एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा हाई रेडिएशन होती है कि अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा इनका ट्रांसमिशन पावर होती है, बहुत हाई एनर्जी की रेज होती हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इनकी ओवरऑल जब हम बात करें कि जैसे किसी पेपर से आप पास कर दो, तो इनकी जो ट्रांसमिशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई एनर्जी रेज होती हैं ये। नेक्स्ट देखिए, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, म्यूजॉन्स क्यों नहीं आया, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वैल्यू इनकी आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखो, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड टू, ये सारे के सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, और ये क्वेश्चंस बस आपने एक बार देख लिए ना तो फिर आप भूलते नहीं, 1 या 2 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, और ये बहुत जल्दी आंसर करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और पीजीटी में स्पेशली वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप देखते ही बता पाओ, कुछ टफ क्वेश्चंस रखेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखेगा जो आपको आते हैं तो आप 5 सेकंड में आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ के आप तुरंत आंसर कर पाओगे अगर ये आपको आता होगा तो। जैसे ग्रेफाइट यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी की फिजन रिएक्शंस होती हैं, और ग्रेफाइट यहाँ पे एक मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। उन मॉडरेटर में जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं उनको एब्जॉर्ब किए बिना ही ये रिएक्शन के रेट को घटा देगा, और रिएक्शन के रेट को घटा देने से जो हाई एनर्जी निकलने वाले पार्टिकल्स हैं
उनकी एनर्जी को थोड़ा स्लो डाउन कर देगा, एज अ मॉडरेटर यहाँ पे ये काम करेगा, जिससे जो फर्दर फिजन रिएक्शन होने वाली है उसका रेट भी एनहेंस हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये क्या करता है, ये यूज किया जाता है एज अ मॉडरेटर, ये एक एक्ट एज मॉडरेटर। और इसकी खास बात क्या है, विदाउट सिग्निफिकेंटली absorbing high energy fission particles, उन पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब किए बिना ही उसकी रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेगा। और इससे अल्टीमेट आउटकम क्या मिलता है, इससे एक और फायदा मिलता है, वो क्या है, रेट ऑफ fission further increases, fission reaction further increases। और ये इंक्रीज कैसे हुआ, मान लीजिए कोई डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और वो पार्टिकल स्लो डाउन हो गए आगे जाकर के, तो ये जो पार्टिकल जब प्रोडक्ट साइड में आपका कम होने लगता है, तो लीच एटलियर प्रिंसिपल थोड़ा सा याद करो, रिएक्शन और फार फॉरवर्ड में जाएगी। उसी हिसाब से यहाँ पे फर्दर ये और रिएक्शन जो है वो आगे आपकी इंक्रीज करती जाती है। तो इट एक्ट एज अ मॉडरेटर इन द मॉडरेट द वेलोसिटी ऑफ रिड्यूस्ड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं उनकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देगा। और जो मैंने आपको इतनी सारी कहानी यहाँ पे बताई है, उससे आपको ये एक सेंटेंस लर्न करने में आसानी होगी। अदरवाइज या तो मैं आपको सीधा सीधा बता देती कि ये मॉडरेट करता है, इतना बताने से भी आपका काम चल जाता, क्योंकि कुछ ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन का होगा नहीं। लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी बनती है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे क्या क्या उसमें फिनोमिना होते हैं, वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए और ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसमें एक्टिविटी ऑफ इजिप्टियन मम्मी इज 7.0 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। भाई इतना ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म दिया है इजिप्टियन मम्मी, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखो कोई भी एक पार्टिकल है, उसकी एक्टिविटी थी इनिशियली, उसकी एक्टिविटी क्या कहते हैं, एक्टिविटी अभी दी हुई है इन्हीं अभी पे, और उसकी इजिप्टियन मम्मी के डिसइंटीग्रेशन फ्रेश सैंपल, मतलब आज के टाइम पे उसका डिसइंटीग्रेशन 7 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो रहा है। और जब वो इनिशियली स्टार्ट हुई होगी प्रोसेस, फ्रेश मम्मी जब उसको प्रिपेयर किया गया होगा आज से बहुत सालों पहले, तब उसकी एक्टिविटी थी इसमें गिवन है 14 डेज पर मिनट, इसमें 14 पर मिनट और पर ग्राम, ये डी यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और पर ग्राम। तो हाफ लाइफ निकालनी, और ये क्वेश्चन भी आपको अगर इस तरीके से दे दिया ना कि ये 7 और ये 14, मतलब ये जो फ्रेश सैंपल है एन नॉट की वैल्यू होती है। एन नॉट मतलब इनिशियली बात करते हैं, फ्रेश जो अभी अभी हम आज जो आज से बहुत सालों पहले जो बात स्टार्ट करी हुई होगी मम्मी को प्रिपेयर करने की, वो इनिशियल होगा, फ्रेश सैंपल होगा, कोई डिसइंटीग्रेशन हुआ ही नहीं होगा। तो ये फ्रेश सैंपल, और फ्रेश सैंपल का डिसइंटीग्रेशन दिया है 14 डिसइंटीग्रेशन और पर मिनट पर ग्राम, पर मिनट और पर ग्राम। और जो आज की डेट में है जो कि एन की वैल्यू होगी, ये एन की वैल्यू एक्टिविटी इनिशियली मतलब टुडे, आज की डेट की अगर बात करें टुडे सैंपल, और ये है 7 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और पर ग्राम, मतलब ये वैल्यू हो चुकी है आधी। ये एट ए टाइम टी जो कंसंट्रेशन बनता है वो आधा हो चुका है, और हाफ लाइफ तो ऑलरेडी दी हुई है। और पूछा क्या था कि एज ऑफ मम्मी क्या होगी जब ये इतना डिकम्पोज हो चुका होगा, कितना टाइम लगा डिकम्पोज होने में, जितना ये टाइम लगा है वही उसकी एज है, जितना ये हाफ लाइफ है वही उसकी एज है। ये हमने यहाँ पे वैसे तो आप डायरेक्टली भी ये देख सकते थे, एन नॉट से ये जो एन बना है ये एन नॉट बाय 2, ये आधा ही हुआ है, ये 14 वैल्यू थी, ये इनिशियली 14 वैल्यू थी, अब ये 7 हो चुकी है, दैट मीन्स हाफ लाइफ तो ऑलरेडी आपको गिवन ही है। तो इसमें भी कैलकुलेट नहीं करना था, आपको कैलकुलेट नहीं करना था, बिल्कुल डायरेक्टली आंसर आता। जो बच्चे कैलकुलेट करते तो भी आपका वही आंसर आता, जो फॉर्मूला है n अपॉन में n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और जो n होता है दे आर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n की वैल्यू होती है, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये फॉर्मूला आपको काइनेटिक्स से भी निकल के आता है,
एन आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन होती है और एन नॉट इनिशियली कंसंट्रेशन होती है। इस फॉर्मूले से भी आप पुट करके निकालते, एन की वैल्यू आफ्टर टाइम टी थी यहाँ 7, इनिशियली थी 14 डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, और ये सॉल्व करके 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, तो ये एन की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाती। मतलब नंबर ऑफ टी हाफ एक है, एक ही टी हाफ है और एक ही टी हाफ की वैल्यू गिवन, तो सीधा सीधा आंसर निकल के आता, सीधा सीधा आंसर निकल के आता। और यही वैल्यू अगर आपको दी होती इसकी भी आधी करके, 7 का भी आधा आपको अगर दिया होता, दैट मीन्स 3.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, तो फिर 2 टी हाफ हो जाते, उसका भी आधा हो जाता। और जब इस फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व करते तो वैल्यू आपकी एन की निकल के आती 2, मतलब 2 टी हाफ, और 2 टी हाफ इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते। और ज्यादा आपको बीच की वैल्यू नहीं पूछेगा, पीजीटी में तो स्पेशली वो नहीं पूछेगा, ऐसा ही डिसइंटीग्रेशन करवाएगा कि ए से a0/2, a0/2 से a0/4, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम फॉलो करते हैं फॉर ऑल द रेडियो एक्टिव डीकेज। ध्यान रखना, फॉर ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलो। तो ये आप सेंटेंस लिख भी सकते हैं चाहो तो, याद रख लेना, फॉर ऑल radioactive decays, for all radioactive decays first order kinetics is followed, first order kinetics is followed। तो जितने भी हमने डिस्कस किए हैं काइनेटिक्स में फॉर्मूला, वो सारे यहाँ पे इक्वली वैलिड होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ हमने यस टिक कर दिया था, बढ़ते हैं आगे, कोर्स की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे यूपीजीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अलग कोर्स अवेलेबल है। कोर्स के फीचर्स की बात करें तो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए। जीआईसी में जीआईसी की तरीके का मिलेगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में उसके बेसिस के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशंस, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। जीआईसी में प्री मेंस के हिसाब से और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में उसके पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, और डाउट फैसिलिटी भी मिलती है विद प्रॉपर गाइडेंस टाइम टू टाइम। और ये कोर्स अभी आपको मिल रहा है ऑफर में सिर्फ 5999 का, और कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। बाकी कोर्स के और फीचर्स देखना चाहो तो वो फीचर्स आप विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उस ऐप में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, पीजीटी वाले सेक्शन में जाओगे हर एक कोर्स के आपको पूरे डिटेल्ड फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी आप ऐप के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर भी आप डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज फ्रॉम। बीटा पार्टिकल्स कहां से इमिट होते हैं? बीटा पार्टिकल का कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन से इमिट किए जाते हैं। बीटा पार्टिकल का इमिशन न्यूट्रॉन से होता है। न्यूट्रॉन से कैसे? 0-1 न्यूट्रॉन से मिलता है हमें प्रोटॉन, यस प्रोटॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा 1-1 प्रोटॉन, हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, ये 1-1 प्रोटॉन मिलता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल -1 0 निकल जाता है। देखो इसमें एटॉमिक नंबर ये 0 है, टोटल इस पे 1 - 1 0 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1, प्रोटॉन का मास नंबर 1 प्लस बीटा का ऐड करके आपको 1 ही वैल्यू मिलेगी। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कंप्लीटली ये इक्वेशन सेटिस्फाइड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ऑप्शन में इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज फ्रॉम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से इमिट होते हैं, वैलेंस शेल से नहीं, इनर शेल से नहीं, न्यूक्लियस ड्यू टू द न्यूक्लियर कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। यही इसका करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस से न्यूक्लियर कन्वर्जन होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होगा और बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये -1 0 यही होता है, यही होता है बीटा पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन को इसी वजह से रिजेंबल करता है बीटा पार्टिकल से। अगला देखिए, न्यूक्लियस ड्यू टू द न्यूक्लियर कन्वर्जन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। आप प्रोटॉन से ये 1-1, आप ये सोचो कि यहाँ पे इस तरीके से ये 0-1 और प्लस का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि है -1 0। अब इसमें आप बैलेंस भी करो, अगर बैलेंस करके देखो यहाँ ओवरऑल सम कितना है -1,
ये तो 1 हो रहा है ना, तो ये ओवरऑल इक्वेशन ही बिल्कुल रॉन्ग बनती है, ये इक्वेशन ही ऐसा डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल इनकरेक्ट बनता है, और ये डिसइंटीग्रेशन एक्चुअल में होता ही नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। सी इज द राइट आंसर। अगले में देखिए, नेक्स्ट है, अब जो कार्बन का 14 वाला जो आइसोटोप होता है ये डिसइंटीग्रेट करता है बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कार्बन 12 स्टेबल होता है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और अपर एटमॉस्फेयर में जनरेट किया जाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको जनरेट करते हो हम, इसको जनरेट किया जाता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का जो 14 एटॉमिक वेट होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसमें जब आप न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हो तो फाइनली आपको कार्बन 14 मिल जाएगा जो कि आपका रेडियो एक्टिव होता है। साथ में प्रोटॉन्स निकल जाते हैं, साथ में प्रोटॉन्स निकल जाते हैं। नाइट्रोजन जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, इसमें जब न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया जाता है, उससे मिलता है कार्बन 14 जिसका एटॉमिक नंबर 6। ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, और साथ में प्रोटॉन्स निकल जाते हैं, साथ में प्रोटॉन्स यहाँ पे निकल जाएंगे। आप देख सकते हो 7 टोटल, यहाँ एटॉमिक नंबर 6 + 1 7, मास नंबर इसमें 14 प्लस का 115 और यहाँ 14 प्लस का 115। ये पूरी आपकी इस तरीके की रिएक्शन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 14, जो कि ये जो आइसोटोप बनता है ये एक रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, और इसका यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड में। इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड से करते क्या हो, कार्बन डेटिंग मेथड से करते क्या हो, इससे एज निकाली जाती है। एज जैसे पुरानी लकड़ियों की एज ऑफ वुड, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, प्लांट्स या फिर एनिमल्स, इनकी एज कैलकुलेट करने के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड में इस आइसोटोप का यूज करते हैं। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, द एज ऑफ एन एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड इज एस्टिमेटेड बाय द रेडियो आइसोटोप। देखो वही क्वेश्चन मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं चाहती आपको बता देती कि इतना, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने आगे के क्वेश्चन का भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और ये कार्बन डेटिंग मेथड जो कि एज ऑफ वुड एंड प्लांट्स बताता है, यही आइसोटोप के रिगार्डिंग एक अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एज ऑफ एन एंशिएंट सैंपल ऑफ वुड, ये वुड ही है और इसकी एज निकालनी है पुराने सैंपल्स की, तो ये यूज करते हैं हम इसमें कार्बन 14 जिसका एटॉमिक नंबर 6। ये ध्यान रखना, 14 के साथ 8 नहीं ले सकते, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही ये 13 वाला एग्जिस्ट करता है। सिर्फ 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये बीच वाले 13 वाले कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना ही ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इसके साथ साथ अगर ये जाने कि कैसे हम इसमें कार्बन 14 का यूज करके कैसे निकालते हो, एक्चुअली कार्बन डेटिंग मेथड में हमने ये तो जान लिया, फंक्शन भी जान लिया, थोड़ा सा और इसकी कहानी जान लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, कोई भी बॉडी होती है, कोई पुरानी वुड हो गई, चाहे पुरानी कोई डेड बॉडी हो गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जैसे उनमें से कैलकुलेट करते हो, तो एक्चुअल में जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, तो इन सारी स्पीशीज में जो कार्बन 14 डिवाइडेड बाय कार्बन 12, ये जो इनका रेशियो होता है, ये दोनों आइसोटोप्स का रेशियो, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उनको आइसोटोप्स कहते हैं। ये रेशियो फिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये रेशियो फिक्स होता है, फिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब जब इंसान की डेथ हो जाए, जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद ये जो आइसोटोप है, जो 12 कार्बन वाला आइसोटोप है, ये तो स्टेबल है, तो ये तो डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन जो 14 कार्बन वाला आइसोटोप है ये अनस्टेबल है, डिसइंटीग्रेट करता है, अनस्टेबल है। तो आफ्टर डेथ ऑफ एनी स्पीशीज ये अनस्टेबल वाला डिकम्पोज करने लगता है, धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगेगा, तो ये रेशियो घटने लगता है, बिकॉज ये कार्बन 14 डिकम्पोज होगा
और ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, तो ये रेशियो आफ्टर डेथ, दिस रेशियो आफ्टर डेथ ये डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि ये कार्बन 14 वाला डिकम्पोज कर रहा है, ये रेडियो एक्टिव है। और जब तक लिविंग बीइंग रहता है तो ये कार्बन 14 वाला उस टाइम भी डिकम्पोज करता है, लेकिन ये सराउंडिंग से एक्सचेंज करता रहेगा। तो ओवरऑल ये रेशियो लिविंग्स में तो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन आफ्टर डेथ ये रेशियो चेंज होने लगता है और वो डिक्रीज होने लगेगा, बिकॉज उसका न्यूमरेटर यहाँ पे घटेगा। तो जब हम एज कैलकुलेट करते हैं तो ये हम देखते हैं कि कितना रेशियो घटा, और आज की डेट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये रेशियो निकाला जाता है। वही अगर मान लेते हैं कोई प्लांट है तो उसका आज की डेट में आप देखोगे तो उसकी आज की डेट में कार्बन 14 से कार्बन 12 का रेशियो निकालते हो, और कोई डेड प्लांट है उसमें आप देखते हो कि कितना रेशियो है, तो कितना परसेंटेज घटा, वो एक एनालिसिस, एक स्टडी के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हो कि कितना टाइम लगा होगा इसको इतना यहाँ पे अमाउंट में कम होने में, कितना रेशियो डिक्रीज होने में। उस डिक्रीमेंट के बेसिस पे ही उस पर्टिकुलर, चाहे वुड हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, उसकी एज निकाली जाती है, और इसी मेथड को कहा जाता है कार्बन डेटिंग मेथड। तो ये कार्बन डेटिंग मेथड इस रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विथ, इलेक्ट्रॉन किसके साथ आइडेंटिकल होता है, ये क्वेश्चन में हमने अभी ही देखा है। इलेक्ट्रॉन -1 ये इलेक्ट्रॉन ये आइडेंटिकल था बीटा पार्टिकल से आइडेंटिकल था। ये है -1 0, न्यूट्रॉन होता है 0 1, अल्फा पार्टिकल 2 4, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है पोलोनियम का, और साथ में कितने दिनों में इसका 1 ग्राम आइसोटोप रिड्यूस होगा 0.25 ग्राम में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगी, बिकॉज पोलोनियम ये सारे के सारे रिड्यूस करवाए जा रहे हैं। दैट मीन्स ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन, हाई एटॉमिक नंबर वाले, मास नंबर वाले एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव ही होते हैं। और जितने भी यहाँ पे देखो हाफ लाइफ गिवन है दैट इज इक्वल टू 140 डेज, और इसमें 1 ग्राम अमाउंट। एक बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करनी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होगी, और ये जो 1 ग्राम है ये आधा होगा 0.5 ग्राम, ये हाफ लाइफ कहलाएगी। और ये एक्चुअल में 0.25 में रिड्यूस हो रहा है, तो ये 0.5 का फिर से आधा होगा 0.25 ग्राम में। और ये टी हाफ दोनों इक्वल होती हैं ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका आधा, और फिर से अगर इसका भी फर्दर आधा कर देते दैट इज 0.125, उसका आधा होने में भी एग्जैक्टली टी हाफ वही सेम अमाउंट लगता। एक टी हाफ गिवन थी, तो 1 ग्राम से 0.25 जाने में 2 टी हाफ लग रही है, 2 टी हाफ का टाइम चाहिए, और ये 2 टी हाफ हो जाएंगे 2 इंटू में 140 डेज, दैट इज इक्वल टू 280 डेज। 280 डेज का टाइम यहाँ कंज्यूम होगा। ये रहा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बाकी आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे तो आपका पेपर कभी नहीं होगा। तो पीजीटी में जो अप्रोच यूज करनी है सिर्फ उसी अप्रोच की ही बात करी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक पूरी की पूरी कंप्लीट यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन की रिएक्शन दी जा रही है कि x से x1 बना, x2 बना, x3 बना और x4 बना। तो फाइनली ये इसकी हमें दी हुई है वैल्यू की जो x है उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन है। तो इतने डीकेज के बाद अल्टीमेटली जो x4 है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या रहा होगा। बड़ा ही आसान है, कैसे अप्रोच करना है देखिए। ये मान लीजिए कोई यहाँ पे x जो है ये x गिवन है, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 72, मास नंबर है 180। ये डिकम्पोज करा, पहले इसमें अल्फा पार्टिकल निकला, इसमें पहले हमने अल्फा पार्टिकल 24 निकाला। लेट अस सपोज ये जो x1 बना है, ये जो x1 ये हमने यहाँ अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, तो इसमें अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से घट जाएगा, तो ये 70 बचेगा, बिकॉज 70 + 2 ये इक्वल टू 72 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मास नंबर होगा वो 4 से घट जाएगा, 176 हो गया। अगले में देखिए, अगले प्रोसेस में बीटा पार्टिकल निकल रहा है। ये जब x2 में डिसोसिएट हुआ तो फिर एक बीटा पार्टिकल निकला और बीटा पार्टिकल -10 होगा। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे यहाँ -1 हुआ है बीटा में। तो ओवरऑल हमें इस पर्टिकुलर से देखना है,
ये पर्टिकुलर ये डिसोसिएट होके 70, अब इसको मत देखना आप, ये जो बी अल्फा है, ये अल्फा को यहाँ पे लिखने से ज्यादा बेटर है कि ये यहाँ निकल चुका है, ये 2,4 यहाँ पे निकल चुका है। आगे प्रोसेस में अब ये पार्टिकल जो डिसोसिएट होगा 70 से, ये अब हो जाएगा 71, -1 इक्वल टू 70 देगा। सिमिलरली मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 176 इसका मास नंबर होगा। तो ये उठा कर को कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए आप इसे यहाँ माइनस एरो में -1 और 0 ऐसे करके लिख सकते हो। फर्दर इसका फर्दर डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक और अल्फा पार्टिकल निकलेगा और X3 बनेगा, तो एक और अल्फा पार्टिकल 2,4 अल्फा पार्टिकल निकला। तो अब फिर से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से घटेगा, मतलब ये 70, ये हो जाएगा 71 से 69, 69 + 2 = 71 होगा, और जो मास नंबर है वो 4 से घटेगा, दैट इज 172। ये अब X3 फर्दर यहाँ से X3 से गामा पार्टिकल निकल रहा है, X3 से एक गामा पार्टिकल निकल रहा है, 0 गामा पार्टिकल होता है, कोई एटॉमिक चेंज नहीं होगा यहाँ, कोई ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा ना ही मास नंबर में। जो X4 है, X4 सेम रहेगा जो हमने X3 का फॉर्मेशन किया था, दैट इज 69 और 172। ये बन गया फाइनली X4 जिसका एटॉमिक नंबर 69 है और मास नंबर है 172 और 69, 172 और 69, ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे ही आपको कोई भी डिसइंटीग्रेशन करवाया हो आप इसी प्रोसेस से फॉलो करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज, मीन लाइफ को एवरेज लाइफ भी कहा जाता है और ये इनवर्स होती है ऑफ द रेट कांस्टेंट, या फिर आप कह लो रेडियो एक्टिविटी में डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, जो टी यहाँ पे जो बोला है हाफ्स में मीन लाइफ, इसको एक और नाम से भी पूछा जा सकता था, दैट इज एवरेज लाइफ। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाउ जो कि एक एवरेज लाइफ टाइम होता है, ये बराबर होता है इनवर्स ऑफ ये लैम्डा है यहाँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे जो रेट काइनेटिक्स थी, जो हमारे पास और काइनेटिक्स की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, रेट कांस्टेंट को यहाँ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में हम कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्मूले आपके वही सेम रहेंगे, फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ उनके नामों में आ जाएगा। तो आपको चाहे उस मेथड से भी फॉलो करो, बस उस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ये लैम्डा, इसको और रिड्यूस भी किया जा सकता है, और रिड्यूस कैसे, दैट इज टी एवरेज, जो अब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये रेट कांस्टेंट होता है, और ये याद रखना ये सारी की सारी हम रेट कांस्टेंट, हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दैट मींस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और रेडियो एक्टिविटी में हमने लाइन लिखी थी दैट ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट, ये याद करो काइनेटिक्स में 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ होता है, ये टी हाफ, तो ये टी एवरेज बराबर हो जाएगा 0.693 इंटू में टी हाफ, तो टी हाफ बराबर हाफ लाइफ बराबर हो जाता है 0.693 टाउ एवरेज, या फिर आप यहाँ पे एवरेज लाइफ टाइम की भी को नाम से बुला सकते हैं। ये आप टी हाफ के टर्म्स में टाउ यानी कि हाफ इसमें मीन लाइफ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा था रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्वेश्चन में पूछा था ये क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के, और इक्वल नहीं होता, इनवर्स होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, मल्टीपल टाइम्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसने साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये पर्टिकुलरली आयरन क्यूरी ने यहाँ पे डिस्कवर किया था आर्टिफिशियल रेडियो यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिविटी को, और उसके नाम पर ही इसका नाम क्यूरी यहाँ दिया जाता है। इसी की वजह से क्यूरी भी इसकी एक यूनिट होती है, और CI से, क्यूरी को CI से हम
डेपिक्ट करते हैं और इसका यूनिट होता है 3.4 इंटू में 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इस हिसाब से इसकी यूनिट होती है क्यूरीज के टर्म में। अगले क्वेश्चन में, और हाँ अगर एक डेट भी याद करना चाहो तो 1934 में इसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, पीके कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है रेडियम आइसोटोप का, तो सैंपल ऑफ रेडियम हैविंग एक्टिविटी ऑफ 1.5 मिली क्यूरी, कितने एटम्स होंगे इसमें, तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए, डेटा लिख लो पहले क्या क्या दिया। डीके कांस्टेंट यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात हो रही है, दिस इज इक्वल टू 1.37 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 11 पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको डीके कांस्टेंट या फिर आप कह लो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और सैंपल जिसकी एक्टिविटी भी दी हुई है, ये एक्टिविटी दी हुई है, दिस इज इक्वल टू एक्टिविटी होती है रेट, ये होता है रेट, ये बराबर दिया हुआ है कितना 1.5 मिली क्यूरी, मिली क्यूरी में दी हुई, और मिली क्यूरी और यहाँ यूनिट का सब्स्टिट्यूशन अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला होता है ये एक्टिविटी बराबर होता है, एक्टिविटी बराबर होता है यहाँ पे ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इनटू में नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला होता है, और ये एक्टिविटी बराबर हमने लिखा रेट, जैसे आप याद करो काइनेटिक्स में रेट बराबर होता था रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बिकॉज डिसइंटीग्रेशन पर एटम्स यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक्टिविटी आपको दी हुई है नंबर ऑफ एटम्स, ये एन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, और ये ए एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी, तो ये सारे टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब n की वैल्यू निकालनी है, दैट इज n बराबर एक्टिविटी डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट, एक्टिविटी दी हुई है 1.5 मिली क्यूरी, 1.5 मिली क्यूरी के टर्म्स में आप नहीं लिख सकते, तो जो हमने अभी एक यूनिट कन्वर्जन देखा था, हमने देखा कि क्यूरी, एक क्यूरी बराबर होता है 3.4 इंटू में 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसका कन्वर्जन करोगे, अब ये क्यूरी हो गया तो एक मिली क्यूरी बराबर, अब मिली क्यूरी अगर मैं कन्वर्ट कर रहे तो इसको 1.5, पहले मिली क्यूरी को क्यूरी में कन्वर्ट करो जो कि 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्यूरी के टर्म्स में आ गई, ये वैल्यू क्यूरी के टर्म्स में आ गई। अब क्यूरी को कन्वर्ट करो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में, बिकॉज जो आप डिवाइड कर रहे हो डिसइंटीग्रेशन रेट कांस्टेंट से, वो 1.37 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 11 पर सेकेंड इसकी वैल्यू है, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कटेगा और डिसइंटीग्रेशन एटम्स का होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स, ये यूनिट लेस आएगा आपका बिकॉज एटम्स नंबर निकालना है आपको, तो ये क्यूरी में, क्यूरी को आप इसको हटाओगे, क्यूरी को कन्वर्ट करोगे, ये क्यूरी इतनी यूनिट बनी और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.4 इंटू में 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड से, पर सेकेंड से ये, अच्छा एक बार हमने पर सेकेंड एक ही बार लगाना है, पर सेकेंड एक ही बार लगाना है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया और डिसइंटीग्रेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, और ये यूनिट पूरी की पूरी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आंसर मैं बता दे रही हूं आपको 4.1 इंटू में 10 टू द पावर 18 एटम्स आ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन एटम्स ये नंबर ही है, ये नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यही इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करोगे जब, तो ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 में -11 ऐड होगा तो 10 टू द पावर 18 वैल्यू आ जाएगी, 1.5 से 3.4 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, तो ये एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 216 डेज है, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड, तो ओवरऑल यहाँ पे सीधा सीधा है एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम का हमने फॉर्मूला टी हाफ के टर्म्स में अभी ही निकाला था, क्या निकाला था, जो टी हाफ जो टी टाउ है यही मीन लाइफ या एवरेज लाइफ कहलाती है, ये बराबर थी 1/λ जो कि एक डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये जो टाउ है ये बराबर हो जाएगा, ये लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये हमने अभी ही इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ये टी हाफ
बराबर, और ये निकालना क्या है यहाँ पे एवरेज लाइफ, इसमें एवरेज लाइफ दी है और हाफ लाइफ टाइम निकालना है। टी हाफ के टर्म्स में हमने निकाला था, दैट इज 0.693 इंटू में टाउ एवरेज। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो 0.693 और टाउ एवरेज दिया हुआ है 216 डेज, 216 डेज। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आप भी साथ में कैलकुलेट करिए, आप भी साथ में कैलकुलेट करिए। 0.693 इंटू में 216, 149.6 वैल्यू आएगी, 149.6 अप्रोक्सीमेटली। आप देखो एग्जैक्टली 149 का 150 यहाँ आंसर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 डेज के बराबर वैल्यू हो जाएगी। तो 150 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल विच अंडरगोस 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। अब वही क्यूरी से ही आप देख लो, इसके यूनिट कन्वर्जन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो बैकरेल, ये जो बैकरेल दिया हुआ है ये BQ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक SI यूनिट होती है, ये एक SI यूनिट होती है और यहाँ पे ये बराबर ही होती है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। केस में कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता, दिस इज द SI यूनिट। अगले केस में देखो क्यूरी, क्यूरी वाले टर्म्स में ही पूछा जा रहा है किसमें 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन की बात करी जाती। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्यूरी वाले टर्म को, क्यूरी वाले टर्म में हमने देखा था ये बराबर होता है 3.4 इंटू में 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और रदरफोर्ड के टर्म्स में जब आप वैल्यू देखोगे, रदरफोर्ड में इसका कन्वर्जन होता है 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड्स के टर्म में। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन फेराडे। तो यहाँ पे इसमें रेडियो एक्टिविटी से रिलेट ही नहीं करी जाती, फेराडे इसमें रिलेट ही नहीं करी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अब बीटा डी के अगर कराते हो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 24 है, तो फिर सोडियम 11 24 डिसइंटीग्रेशन, मान लिया हमने यहाँ कोई x है और ये बीटा पार्टिकल निकल रहा है -10, तो एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज होगा, बीटा पार्टिकल में -1 यानी कि 12, 12 - 1 = 11 होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं है तो ये 24। लेकिन आप ऑप्शंस में देखेंगे तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा, बिकॉज 12 और 24 से ये आपको सोडियम भी दिया है और मैग्नीशियम भी गिवन है। तो याद रखना जो 12 एटॉमिक नंबर मास नंबर 24 ये सोडियम का नहीं होता, ये सोडियम का नहीं होता, सोडियम का यहाँ पे आइसोटोप होता है। ये मास नंबर जब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा देन इन दैट केस ये मैग्नीशियम का ही होता है। और ये नेट में भी पूछा जा चुका है, ये CSIR नेट में भी पूछा जा चुका है। जब सीधा सीधा आंसर नहीं आता ये थोड़ा सा टफ में आ जाएगा, बिकॉज अगर आपको नहीं पता अनटिल एंड अनलेस तो इन दोनों में ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ही काट दोगे एटॉमिक नंबर मास नंबर देख के, लेकिन ये दोनों के एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है। तो याद रखना सोडियम 24 नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बी मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए डिसइंटीग्रेशन के बाद दो एलिमेंट्स बी और सी मिले, बी हीलियम है और सी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, मास नंबर 234 है। तो एटॉम इसमें जो ए है जिससे ये डिसइंटीग्रेट हुए हैं वो क्या हो, देखो एक डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ए डिसइंटीग्रेट हुआ है सी में और सी में, और जो बी है बी हीलियम बोल दिया। अब यहाँ पे लिखो इसको टर्म्स में, बी जो है हीलियम,
हीलियम यानी कि 2,4 एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल होता है। हीलियम याद रखना अल्फा पार्टिकल होता है, एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेसिस पे अल्फा पार्टिकल इसको बोलते हैं। और सी एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर, और जो सी है उसका एटॉमिक नंबर 90 है और मास नंबर यहाँ पे 234 है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास नंबर के टर्म्स में अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये 90 प्लस का 2, ये वैल्यू इसकी 92 होगी। 234 प्लस का 4 यानी कि 238, यही एटम होगा एलिमेंट ए। तो इसमें देखो आपके एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेसिस पे ही आंसर आएगा। तो 238 मास नंबर यहाँ एक ही जगह यूरेनियम में गिवन है, बाकी हर जगह 234 है, और सेम इसमें एटॉमिक नंबर भी 92 गिवन है। तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम का आइसोटोप। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है रेट कांस्टेंट फॉर द गैस फेस डिकम्पोजिशन P से 2Q में। तो रेट कांस्टेंट है एट 298 केल्विन। परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट P कंज्यूम्ड आफ्टर एट द एंड ऑफ 200 मिनट्स। तो 200 मिनट के बाद कितना बनेगा, कोई भी P से 2Q बने 3Q बने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इनिशियल वाला सिर्फ रिएक्टेंट का देखना होता है, सिर्फ रिएक्टेंट देखना होता है। और जो डिसइंटीग्रेशन मतलब गैस फेस डिकम्पोजिशन पे जो रेट कांस्टेंट है वही डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करी जाएगी। तो ये जो रेट कांस्टेंट बोला है, तो रेट कांस्टेंट यानी कि लैम्डा, या फिर इसको के टर्म्स में भी ले सकते हो, पर मिनट। पर मिनट का मतलब यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। तो अब ये लैम्डा ले लो चाहे के ले लो, ये बराबर है 69.3 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 4 पर मिनट। देखो अब यहाँ पे ऐसे कहीं आपको ये नहीं दिया हुआ है कि कहीं रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है या कोई न्यूक्लिया ऐसा नहीं गिवन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ही पर टाइम, कोई भी मिनट पर मिनट हो सकता है, पर ईयर हो सकता है, पर सेकेंड हो सकता है, मतलब टाइम की इनवर्स वाली यूनिट होती है। और कंसंट्रेशन पे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही डिपेंड नहीं करेगी, ना ही उसकी यूनिट। तो इससे हमने यूनिट से आइडिया लगाया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो के यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आगे यहाँ पे निकालना है कि परसेंटेज ऑफ पी 200 मिनट के बाद कितना बनेगा। तो देखो अगर के गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबसे पहले जो शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बाकी लॉन्ग भी इसके बाद देख लेना आप। जो टी हाफ बराबर होगा दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के। इससे आप जब वैल्यू निकालोगे तो इससे जब वैल्यू निकालोगे तो 0.693 डिवाइडेड बाय ये है 69.3। 69.3 को 0.693 में लिख लो, और ये ओवरऑल ये अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये 10 टू दी पावर, इसमें 0.693 में मल्टीप्लाई करोगे 10 टू दी पावर 2 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 4। पर मिनट से ऊपर जाएगा तो ये मिनट्स में आंसर आ जाएगा, टी हाफ मिनट्स में इसकी यूनिट होंगी, ये कैंसिल आउट होंगी, और ये ओवरऑल 10 टू दी पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा जब, तो ये 10 टू दी पावर 2 यानी कि 100 मिनट्स है इसकी हाफ लाइफ। और ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि पीजीटी में वो कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज रखेगा जिससे आपका डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाए। अगर अब टी हाफ 100 मिनट है तो 200 मिनट मतलब 2 टी हाफ, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये सारी टी हाफ बराबर होती। तो कोई भी मान लो जो पी था इनिशियली वो पी से आधा हुआ, जब पी से आधा हुआ तो ये हाफ लाइफ निकल के आई कि 100 मिनट में आधा हुआ, और फिर ये P से P/4 में कन्वर्ट हुआ होगा तो ये अगले 100 मिनट लगे होंगे। और यही पूछा था कि 200 मिनट में जब कन्वर्ट होगा तो वो कितना परसेंटेज रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होगा, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट P कंज्यूम कितना हुआ होगा, मतलब कितने परसेंट रिएक्शन यहाँ हो रही होगी। तो जब कंसंट्रेशन ये 200 यहाँ से P से P यहाँ पे देखो P से P/4 जाने में लग रहे हैं 200 मिनट, मतलब 1/4 कंसंट्रेशन हो गया। और 1/4 कंसंट्रेशन का मतलब है रिएक्शन ये होती है 50% रिएक्शन, और अगले स्टेप में 25% रिएक्शन, ये ओवरऑल होती है 75% रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, 75% रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है।
बाकी अगर आपको और दूसरे तरीके से निकालना था तो जो लॉग वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ आपको रेट कांस्टेंट गिवन था, निकाल टाइम भी गिवन था, परसेंटेज निकालते अगर आप तो फिर वो रेशियो, ये जो टाइम बराबर होता है इसमें टी हाफ निकल के आ जाती। तो मान लो अगर रेट कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में पुट करते तो 2.303 और इसमें रेट कांस्टेंट के साथ साथ आप टी हाफ यानी कि 0.693 इंटू में टी हाफ की यहाँ वैल्यू पुट करते तो लॉग ए नॉट अपॉन में ए। और ये फ्रैक्शन जब निकालते तो आपको इतनी पूरी की पूरी एंटिटी सॉल्व करनी पड़ती। तो ये लॉन्ग मेथड था, कंफ्यूजिंग भी था और ये शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल राइट आंसर आता है और इसे ही फॉलो करना है। अगले क्वेश्चन पे, emission of an alpha particle leads to decrease in 2 units of charge या increase in 2 units of charge, या फिर मास में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। कोई भी पार्टिकल, लेट अस सपोज कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एक्स पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, मास नंबर बी है, इससे जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो लेट अस सपोज वाई जनरेट हुआ, अल्फा पार्टिकल होता है 2 और 4। तो जिसमें जो ए इसका एटॉमिक नंबर रहा होगा उसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए होंगे और मास नंबर में भी 2 यहाँ पे निकल गए होंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स भी निकले होंगे। अब देखिए ओवरऑल जो भी हमारे पास प्रोटॉन्स यहाँ पे अगर दिया है चार्ज की बात, तो यूनिट्स ऑफ चार्ज, जो चार्ज की बात हो रही है मतलब वो प्रोटॉन्स की बात हो रही है, और प्रोटॉन्स बराबर होता है एटॉमिक नंबर। तो इनिशियली अगर ए था तो अगले केस में जो वाई बना उसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए, मतलब एक्स से वाई जाने में 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए, मतलब 2 यूनिट चार्ज, इसका मतलब है 2 यूनिट चार्ज डिक्रीज हो गया, यहाँ पे 2 यूनिट का चार्ज डिक्रीज हो चुका है। तो डिक्रीज इन 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज ऑफ द एटम, और मास ऑफ द एटम में देखो डिक्रीज इन 2 यूनिट्स ऑफ द मास ऑफ द एटम, मास 2 यूनिट से डिक्रीज नहीं हुआ, 4 यूनिट से डिक्रीज हुआ है। अगले केस में बोला है 4 यूनिट मास इंक्रीज कर दिया, नहीं 4 यूनिट मास घटा है, बढ़ा नहीं है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और रेट कांस्टेंट डिकम्पोजिशन N2O5 के लिए गिवन है, हाफ लाइफ टाइम फॉर द डिकम्पोजिशन कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है डिकम्पोजिशन के लिए, तो ये रेट कांस्टेंट बराबर 6.2 इंटू में 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड, और हाफ लाइफ टाइम यानी कि टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू में 10 टू द पावर 4, और ये यूनिट सेकेंड्स में निकल के आएगा। सॉल्व कर लेना इस फ्रैक्शन को, 1117.7 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा, 1117.7 इज द राइट आंसर। सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव चेंज, यूरेनियम से लेड में यूजुअली ये ट्रांजिशन देखने को मिलती है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेटेड पार्टिकल्स अल्फा और बीटा टोटल निकालना है, कितने निकले। यूरेनियम 238 से 92, अब इसमें से मिले हैं लेड 206 और 82, और ये इस तरीके की रिएक्शन हम एक और देख चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल लेटर सपोज एक्स निकले और वाई पार्टिकल्स निकले बीटा, और ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी के नेट में ही पूछता है। अब आगे कैसे करना है, मास नंबर से हम प्रोसीड करते थे, मास नंबर को सब्स्टिट्यूट किया, 238 बराबर 206 प्लस का 4x और y इन टर्म्स ऑफ 0, 238 बराबर 206, 4 इंटू में ये x है, ये 4x, तो अब ये 4x बराबर 238 माइनस का 206 यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 32, तो x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई। अब इसके बाद जब हम y की वैल्यू निकालेंगे एटॉमिक नंबर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके, एटॉमिक नंबर को हमने सब्स्टिट्यूट किया,
आगे देखिए 92 इज इक्वल टू 82, 82 और ये x की वैल्यू आ चुकी है 8, ये 8 वैल्यू आ चुकी है, 8 इंटू में 2 इसमें प्लस करो y इंटू में माइनस का 1। अब ये 92 इज इक्वल टू 82 प्लस का 16 माइनस का y बराबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको 8, 98 माइनस का 92 y बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू सॉल्व करने पर 6। और निकालना था x प्लस वाई की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के कितने पार्टिकल्स हैं, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 12 प्लस का 14 वैल्यू आएगी, 14 वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे, 8 प्लस का 16, 8 प्लस का 6 सॉरी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। अगले क्वेश्चन में पूछा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गिवन है 5 आवर्स, कितना टाइम लगेगा एक्टिविटी ऑफ द सैंपल को 1/10 ऑफ द ओरिजिनल के होने में। अब 1/10 है तो आप हाफ लाइफ वाले जो a से a0/2 जाते थे वो प्रोसीड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि a से a0/2 जाओगे, a0/2 से इसमें a0/4 पे मूव करोगे और इससे a0/8 आएगा और फिर सीधा सीधा a0/10 आएगी वैल्यू, तो a0/16 आएगी वैल्यू, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। और बाकी इससे भी जाने का, ये जो हमने मेथड लिखा है इससे भी हम अप्रोच करने का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, वो भी देखेंगे। एक बार थोड़ा आप इसका a से a0/2, फिर a0/2 से a0/4, फिर उसके बाद a0/8 और उसके बाद a0/16, ये हमने 1/10 बीच में आएगा इन दोनों के, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इससे हम बाद में देखेंगे कि शॉर्ट कैसे करना है, अभी एक बार इसको भी देख लो कैसे करना होता है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं कितना टाइम लगेगा इसको 1/8 होने में, तो टाइम बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट यहाँ लेना पड़ता है, तो रेट कांस्टेंट अब हम हाफ लाइफ के टर्म्स में लेंगे, बिकॉज जो हाफ लाइफ के बराबर होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो के के लिए सीधी सीधी वैल्यू यहाँ लिख लो 0.693 और इनटू में टी हाफ लॉग ऑफ, लॉग इनिशियली मान लेते हैं a और ये 1/8 हो गया, यानी कि a0/a, सॉरी 1/10 हो गया ना, तो a0/10, ये आ गया पूरा फॉर्मूला। अब टाइम निकालना था, दैट इज 2.303 और ये 0.693 इनटू में टी हाफ गिवन है 5 आवर्स, और 5 आवर्स यानी कि इसकी यूनिट पूरी आवर्स में ही निकल के आएगी, और ये 10 चला जाएगा ऊपर, a0 से a0 कैंसिल, तो log 10, और log 10 बराबर होता है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व कर लेना, 2.303 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 0.693, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो लगभग आपका 8.3 आवर्स, 8.3 आवर्स वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करने बैठोगे। अब ये तो आ गया लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके, जिसमें आपको ये फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। अब हम आते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। और शॉर्ट ट्रिक तब काम करेगी जब ऑप्शंस में काफी डिफरेंस दिया हो, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करती है, तभी हमने यहाँ पे पहले ये लॉन्ग मेथड देखा। अब इसका शॉर्ट से कैसे आंसर आता कि जो हाफ लाइफ थी a से a0/2 जाने में लगे आपको 5 मिनट, सॉरी 5 घंटे, अगले में भी आपको 5 घंटे लगे, फिर उसके बाद जाने में भी 5 घंटे और अगले में भी आपको 5 आवर्स लगे। अब जब हम ये रिएक्शन देखोगे तो a0 से a0/8 जाने में 5 + 5 + 5 यानी कि ये लगे हैं हमें 15। एक सेकेंड, ये वैल्यू रुक जाओ, इस फ्रैक्शन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। शायद मेरा आंसर यहाँ पे मुझे सही से याद नहीं है इसका, एक बार आंसर इसका कैलकुलेट करिए आप, क्या आ रहा है 2 पॉइंट, आप भी इसको कैलकुलेट करिए कि क्या आपका फ्रैक्शन आ रहा है, कैलकुलेटर खोलो और सॉल्व करो। इनटू में 5 डिवाइडेड बाय 0.693, यस ये वैल्यू आपकी आएगी 16.6, ये वैल्यू 16.6 आवर्स आ रही है सॉल्व होकर, तो ये 16.6 यानी कि ए ऑप्शन, ये तो हमने लॉन्ग फॉर्म से निकाल लिया। अब बाकी ये जो ट्रिक से हम फॉलो करते थे, यानी कि a0 से a0/8 जाने में लगते 15 आवर्स, और इसी में देखो a0 से a0/8 जाने पे लग रहे थे 15 आवर्स, और
इसी में ही अगर हम A0 से A0/16 जाते तो फिर लगते 5 घंटे और ये हो जाते मिला करके 22 आवर्स। 22 आवर्स, तो जो बीच का टाइम है A0/10 का वो 15 आवर्स से 22 आवर्स के बीच में ही रहा होगा। जो A0 से A0/10 जाने में टाइम लगा है ये 15 से 22 आवर्स के बीच का टाइम होगा कुछ ना कुछ। तो ऑप्शंस अगर इसके बीच के हैं तो आप यहाँ एलिमिनेट कर दोगे, जैसे कि 16.6 इसके बीच की वैल्यू है तो डायरेक्ट आ गया, बाकी 32 है 22 को एक्सक्लूड कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। इसी तरीके से 8.3 कम है 15 से तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और नन वाला तो कैंसिल हो ही चुका है। तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करके जाते तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते थे कि 15 से 22। अगर ऑप्शंस इन दोनों की रेंज में दो ऑप्शंस दे देता तब आप इस मेथड्स को फॉलो नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हमने पहले इसका लॉन्ग फॉर्म देखा और शॉर्ट ट्रिक भी कैसे अप्रोच करनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि रेंज से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियम इज एन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बिल्कुल, इसके हमने काफी आइसोटोप्स के डिसइंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस भी करे हैं। और इट डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग अ कंपाउंड रेडियम सल्फेट। और जो कंपाउंड बना है रेडियम सल्फेट वो नो लॉन्गर रेडियो एक्टिव होगा। ऑप्शन इसमें से करेक्ट ढूंढना है कौन सा होगा। देखो, रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो रेडियम को हमने जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो रेडियम सल्फेट बन, और ये एक हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है, ये हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाई है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, ये जो हमने डिसइंटीग्रेशन होते हैं, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, एक सेकेंड, ये जो रेडियो एक्टिव है, ये जो हमने यहाँ लिखा कि रेडियो एक्टिव की बात हो रही है, रेडियो एक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर टर्म्स में, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है ये। और जो हमने ये रिएक्शन डिस्कस करी है, ये जो रिएक्शन डिस्कस करी है केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है रेडियम की। तो केमिकल हम रिएक्शन करवा देंगे उससे उसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई केमिकल रिएक्शन करवाने से बाय chemical reaction no change in nuclear property, no change in the nuclear property। यानी कि कहने का मतलब कि अगर ये रेडियम यहाँ पे जो रेडियम है ये अगर रेडियो एक्टिव है तो केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद ये कंपाउंड में रेडियम जो रहेगा वो अभी भी रेडियो एक्टिव ही रहेगा। इसकी रेडियो एक्टिविटी, अगर हमने कोई इसका डिसइंटीग्रेशन करवाया होता जो कि एक उसकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में आता तब हम कहते हैं कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ इसका कोई एटॉमिक नंबर मास नंबर में तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना, जो पर्टिकुलर रेडियस जो भी पर्टिकुलर वो एटम है उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, वो सेम आइसोटोप से किसी अपने ही एक रिएक्शन करके एक कंपाउंड उसने फॉर्म कर लिया और वो सेम एंटिटी रख रहा है, तो वो सेम कंपाउंड है, रेडियो एक्टिव होगा। रेडियो एक्टिविटी लॉस या गेन तब होती है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं, मतलब डिसइंटीग्रेशंस करवाते हैं, कोई पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाते हैं। ऑप्शंस में जो कंपाउंड बना है दैट इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एज द रेडियम कंटेंट, बिल्कुल सी आंसर होगा, कोई हाफ डबल रेडियो एक्टिव कंटेंट नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन 14 डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन दैट, कार्बन 14 का हमने बात करी थी, कार्बन 14 डेटिंग मेथड की हमने बात करी थी। पहली चीज तो ये कि इसका यूज याद कर लो, फिर यूज क्यों किया जाता था, एज ऑफ वुड प्लांट या फिर एनिमल में, किसी भी चीज के एज, इन तीनों में ही किसी ना किसी का वो एज निकालने के लिए किया जाएगा। और मिनरल्स और ओर्स के लिए ये प्रोसेस नहीं होती, वो यूरेनियम वाला मेथड होता है। अब इसमें हमने बात करी थी 14 कार्बन से हम 12 कार्बन का रेशियो निकालते हैं और ये विथ टाइम रेशियो घटता है और उस बेसिस पे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपेयर करके डिक्रीमेंट कितना हुआ था रेशियो में, उससे हम एज ऑफ वुड प्लांट या एनिमल कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रैक्शन कार्बन 14 से कार्बन 12 का चाहिए होता है, तो फिर
बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन दैट ये फ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो विथ टाइम चीजें पुरानी हो जाती हैं उसमें कार्बन 14 का कंसेंट्रेशन घटने लगता है, और उस बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 14 से कार्बन 12 का रेशियो सिर्फ कार्बन 14 से अकेले आप नहीं निकाल सकते, फ्रैक्शन से निकाल सकते हो। ये रहा अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, जिसमें हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव आइसोटोप की दी हुई है 100 ईयर्स। कितना टाइम लगेगा इस अमाउंट को 1/8 वैल्यू जाने में, देख सकते हो वही चीज वही फ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने कैसे पहचाना, रेडियो एक्टिव है, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। टी हाफ गिवन है इसकी 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स अब 1/8, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं वो ए से A0/2, A0/4 और A0 अपॉन में 8। इसमें रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी सारी हाफ लाइफ बराबर होती, तो ये 3 टी हाफ लगेंगी A0/8 जाने में, तो 3 इंटू में 100 ईयर्स, ये आ गया आंसर 300 ईयर। ये आ गया आंसर 300 ईयर्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। हर जो क्वेश्चन हमने किया था वो कौन से पेपर में कौन से ईयर में आया है, हर एक क्वेश्चन के नीचे मेंशन है, और आप देख सकते हो अलग अलग जगह रिपीटेडली वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है क्वेश्चंस का। और बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे वो मैंने रखे ही नहीं, बिकॉज आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन के सेशन में वही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन, मान लो यूपी पीसीएस में एक पूछा है तो अगला यूपी पीजीटी में वही सेम पूछ लिया, यूके पीएससी में भी वही पूछ लिया, और टीजीटी में भी वही एक क्वेश्चन पूछ लिया। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर चेंज भी करेगा तो वैल्यू चेंज कर देगा, कंसेप्ट वही रहेगा। तो जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये आपके मोर देन सफिशिएंट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी स्टेट, प्रिपरेशन फॉर द एनी स्टेट पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इन डिटेल हमने हर एक कंसेप्ट की बात करी है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।